चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, पागल दिल भी मचल जाएगा। कितना असर है मेरी मोहब्बत में देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। तो हाय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, और हम लोग आज पढ़ेंगे संबंध का डोमेन तथा परिसर। ठीक है ना। इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि हम लोग पिछले लेक्चर में कहां तक पहुंचे हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता चुका था द्विआधारी संबंधों के प्रकार। वहां पे मैंने स्वतुल्य, सममित, प्रतिसममित, ठीक है ना, संक्रामक, ये बताया था। ठीक है। उसमें एक चीज और बताना था। बताना क्या था? बताना ये था इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, ये मुझे बताना था। इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन, ये मुझे बताना था। ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे बताना था कि तुल्यता संबंध क्या होता है। यही एक चीज छूटा था, तो इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं संबंध का डोमेन तथा परिसर। तो हम लोग तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ें। ठीक है ना। तो तुल्यता संबंध जब आपको पढ़ना है तो इससे पहले आप सभी लोगों को जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है उसको देख लेना होगा। ठीक है। तभी आगे आपको समझ में आएगा। गणित ऐसी सब्जेक्ट है कि जब तक आप पिछला चीज नहीं देखेंगे आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो देखें और उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नए वीडियो हम बनाएं आप तक तुरंत वो पहुंच जाए। तो चलिए, तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तीन मैंने बताया था। ठीक है। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई संबंध R है जो एक सेट A से किस में है, B में है। एक संबंध R है जो सेट A से सेट B में है। तो R को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। कब तुल्यता संबंध कहेंगे? R ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। R तुल्यता संबंध होगा। कब तुल्यता संबंध होगा? ठीक है। R तुल्यता संबंध कब कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब पहला, जब R स्वतुल्य संबंध हो, R स्वतुल्य संबंध हो। दूसरा बात ही होना चाहिए कि R सममित संबंध हो, सममित संबंध हो। और तीसरा और अंतिम, ठीक है, तीसरा चीज क्या होना चाहिए? और संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक हो। ठीक है। तो मैंने बताया, क्या बताया? तुल्यता संबंध कहेंगे किसे? यदि कोई संबंध R सेट A से सेट B में परिभाषित है, डिफाइंड है, तो R जो है वह तुल्यता संबंध कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। इफ R इज रिफ्लेक्सिव, R जो है वह स्वतुल्य संबंध हो, एंड R इज सिमेट्रिक,
ठीक है ना, आर सम्मित संबंध हो एंड आर इज ट्रांजिटिव, और आर जो है वो क्या होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए। तो जो संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, उस तरह के संबंध को हम लोग क्या नाम दिए हैं, तुल्यता संबंध नाम दिए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन नाम दिए हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप, एक व्यवहारिक उदाहरण मैं बोलूं, भाई का संबंध, भाई का संबंध जानते हैं, तुल्यता संबंध है। पूछिए कैसे, तुल्यता संबंध है। अरे भाई का संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यार स्वतुल्य संबंध होता है, तो भाई का जो संबंध होता है वह स्वतुल्य होता है। ठीक है ना, स्वतुल्य होता है। दूसरा, जो भाई का संबंध होता है वो क्या होता है, सममित संबंध होता है। तीसरा, जो भाई का संबंध होता है वो क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। मैंने सिद्ध भी किया था, बताया था। ठीक है ना, तो भाई का संबंध स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है, इसलिए भाई का जो संबंध है वह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। और ये दादा गणितीय उदाहरण ले लेते हैं, एक गणितीय उदाहरण। ठीक है, समांतर होने का संबंध मैंने लिया था, समांतर होने का संबंध है। समांतर होने का संबंध जानते हैं क्या होता है, समांतर होने का संबंध क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। आप पूछेंगे कैसे, अरे दादा आर जो है वह यह जो समांतर होने का संबंध है वह स्वतुल्य होता है। स्वतुल्य क्यों होता है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। यदि L1 एक रेखा है तो L1 के समांतर होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस सेट के सभी तत्व अपने आप से जुड़े हैं, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। यानी कि जो समांतर होने का संबंध है वह स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है ना, L1 समांतर है L2, तो इसका मतलब क्या होता है, L2 समांतर है L1। अर्थात यदि यक्स वाई, ठीक है ना, आर में है तो वाई यक्स भी आर में है। मैंने बताया था कि यक्स रिलेटेड वाई हो तो वाई रिलेटेड यक्स हो, तो यह वह जो संबंध आर है वह क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। तो देख लीजिए L1 L2 से जुड़ा है, यही संबंध है। इसको आर से दिखा दीजिए दादा, L1 R L2, L1 रिलेटेड टू L2 बाई आर। इसका मतलब क्या है, L2 रिलेटेड टू आर बाई L1 रिलेटेड टू L2 बाई आर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, L1 रिलेटेड टू L2 बाई आर, तो इसका मतलब यह है कि L2 रिलेटेड टू L1 बाई आर हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सममित भी है, जो समांतर होने का संबंध है वो क्या है, सममित है। और तीसरी बात, यदि L1 समांतर है L2, L2 समांतर है L3, तो मैंने बताया था कि L1 समांतर होगा क्या, L3, अर्थात पहला तीसरे तत्व से जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो समांतर होने का संबंध है वह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, तो आपने तुल्यता संबंध पढ़ा। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, ऐसा संबंध, ठीक है ना, ऐसा द्विआधारी संबंध जो स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध हो, संक्रामक संबंध हो, उस तरह के रिलेशन को, संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जिस चीज का, उसका नाम है संबंध का डोमेन तथा परिसर। ठीक है ना, तो हम हेडिंग देते हैं संबंध का डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन, ठीक है ना, डोमेन, डोमेन कह लीजिए या परांत कह लीजिए। क्या बोल दीजिए, परांत। परांत क्या होता है, सोचना है कि आखिर परांत कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए R जो है वह सेट A से सेट B में एक संबंध है। हाँ,
आर जो है वह एक सेट ए से सेट बी में एक क्या है, संबंध है। तो आप जानते ही हैं कि जो संबंध होता है वह उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ए और बी के तत्वों के क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो जानते हैं जो आर में ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो प्रथम घटक हैं, प्रथम एलिमेंट है, प्रथम तत्व हैं, उनके समुच्चय को ही हम लोग आर का डोमेन कहते हैं। आर का डोमेन क्या होगा, आर का डोमेन क्या होगा, आर के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय होगा, प्रथम घटकों का समुच्चय होगा, का समुच्चय होगा, समुच्चय। ठीक है ना। तो डोमेन या परांत किससे कहते हैं, किसी संबंध में उपस्थित क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को ही उस संबंध का हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं या प्रांत कहते हैं, जिसे हम डोम आर से दिखाते हैं, डोम आर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रथम है ना, यानी कि ये ए, ठीक है ना, जहाँ क्या होता है सच डेट ए बिलोंग इन क्या होता है, बोलिए कैपिटल ए, नहीं। अब मान लीजिए ए बी बिलोंग है का आर, ए बी बिलोंग इन है आर। इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए कि किसी संबंध आर का जो डोमेन होता है वह कैसे निकलता है, आर के जो भी क्रमिक युग्म है, ए बी बिलोंग इन आर का मतलब क्या है कि आर में जितने भी क्रमिक युग्म है उन क्रमिक युग्मों के सभी पहले घटकों के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, उस संबंध का डोमेन कहते हैं, परांत कहते हैं। ठीक है ना। परिसर किसे कहते हैं भाई, परिसर किसे कहते हैं, परिसर, रेंज, सोचिए रेंज किसे कहते हैं, परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर, रेंज। जैसे मान लीजिए कि आर जो है वह ए से बी में एक संबंध है, तो आर के जितने भी क्रमित युग्म हैं उन क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का जो समुच्चय होता है, जो दूसरे तत्वों का समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों के जो दूसरे तत्वों का समुच्चय होता है, दूसरे घटकों का समुच्चय होता है, उस समुच्चय को ही हम आर का परिसर कहते हैं। परिसर को कैसे दिखाते हैं दादा, कैसे दिखाते हैं, रेंज आर ऐसे दिखाते हैं। ये क्या होता है बताइए, ये दूसरे घटकों का समुच्चय होता है। तो बी सच डेट ये किसका तत्व है, बी दूसरे सेट का तत्व होता है ना ये, जहां पर ए बी बिलोंग इन है का आर। यहां से क्या आपको परिभाषा मिल गई कि किसी संबंध का जो परिसर होता है वह उस संबंध आर के सभी दूसरे घटकों का समुच्चय होता है। ठीक है ना। उस समुच्चय आर के सभी दूसरे घटकों का जो समुच्चय होता है उस समुच्चय को ही हम उस संबंध आर का क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं या परिसर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे आप पढ़ते हैं हम लोग सहपरांत अथवा सह डोमेन। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, सहपरांत पढ़ेंगे, अच्छा है सह डोमेन पढ़ेंगे। सहपरांत, सहपरांत यानी कि सह डोमेन, सह डोमेन यानी कि को डोमेन क्या होता है, को डोमेन, को डोमेन क्या होता है, एक बात बताइए, को डोमेन कहेंगे किसे, ठीक है ना। को डोमेन समझ लीजिए, जो सेट बी होता है, पूरा सेट बी, जो सेट बी होता है उस सेट बी को हम आर का सहपरांत कहते हैं, अच्छा है सह डोमेन कहते हैं। क्या मैंने बताया, जो पूरा सेट बी होता है, ठीक है ना, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो जो यह पूरा सेट बी है उस सेट बी को ही हम उस संबंध आर का
क्या कहते हैं, सह परांत कहते हैं या सह डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया, परांत यानी कि डोमेन क्या होता है, परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, सह परांत चाहे सह डोमेन यानी कि को डोमेन क्या होता है। तो एक बार और बार में रिपीट कर देता हूं, डोमेन क्या होता है, परांत क्या होता है। तो संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परांत बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और उसे डोम आर से दिखाते हैं। उसी तरह जो संबंध आर के सभी दूसरे घटकों का समुच्चय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परिसर बोलते हैं, रेंज आर से दिखाते हैं। जो पूरा सेट बी होता है, जैसे मान लीजिए आर ए से बी में क्या है, संबंध है, तो जो पूरा सेट बी होता है वह क्या होता है, वह उसका सह परांत होता है, सह डोमेन होता है, यानी कि को डोमेन होता है, ठीक है ना। एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, एक और बात समझ लेते हैं, नोट में समझ लेते हैं। जो डोमेन आर होता है ना वह सबसेट होता है ए का, और जो रेंज आर होता है ना वह सबसेट होता है किसका, बी का। आप जरा सोचिए भाई कैसे। तो मैं एक आपको पढ़ाया होगा संबंध का निरूपण तीर आरेख द्वारा, ठीक है। अच्छा, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं देख लूँगा पढ़ाया हूँ कि नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार हिंट कर देता हूँ, चाहे आप भूल गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि डोम का जो आर होता है वो ए का सबसेट होता है, चाहे रेंज आर जो होता है वो बी का सबसेट होता है, ठीक है। ये कैसे है, तो हम क्या करते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, संबंध को हम दर्शा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, इससे इसमें एक संबंध आर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए ऐसे है, ये जुड़ा है मान लीजिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए जुड़ा है, ठीक है। और भी मान लीजिए तत्व हो सकते हैं, मान लीजिए और एक है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, क्या हम यह नहीं लिख सकते, ठीक है, कि जो डोम आर है वो ए का सबसेट है। डोम आर का मतलब आर को हम क्रमिक युग के रूप में क्या लिखेंगे बताइए, इसके हिसाब से आर को क्रमिक युग के रूप में हम क्या लिखेंगे बोलिए। 1 का किसके साथ संबंध है, 5 के, तो 1 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 का किसके साथ है, 2 6। 3 का किसके साथ है, 7 3 7, और 4 का 8 के साथ है, ठीक है, और किसी का है नहीं। तो एक बात बताइए, ये आर है, ठीक है ना, तो इसका डोम आर निकालिए, डोमेन आर निकालिए, क्या आएगा बताइए, डोमेन आर क्या होगा बोलिए। 1 2 पहले घटकों का सेट ले लीजिए, ठीक है। ये सबसेट ए है कि नहीं, देखिए ये पूरा सेट है, लिख सकते हैं। इसका मतलब जो डोमेन आर होता है वह सेट ए का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। उसी तरह से रेंज बी आर निकालिए, रेंज आर निकालिए भाई, रेंज आर निकालिए इधर से, रेंज माने दूसरे घटकों का, 5 6 7 8। क्या इसको हम लेस सबसेट बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है, देख सकते हैं बी में ज़्यादा तत्व हैं, ठीक है ना। तो हम रेंज आर सबसेट बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पता चला कि जो डोमेन आर होता है, आर का जो डोमेन होता है सेट ए का पहले वाले सेट का उपसमुच्चय होता है, और जो रेंज आर होता है वह दूसरे वाले सेट का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। और एक बात बता दूं, मैंने प्रतिलोम संबंध पढ़ाया था तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। देखिए जैसे जो डोम आर होता है ना, डोमेन आर होता है ना, वह रेंज आर इनवर्स के इक्वल होता है, और जो रेंज आर होता है ना, जो रेंज आर होता है ना, वह डोमेन आर के आर इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। आप समझ सकते हैं कैसे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एलिमेंटों को इन्वर्स करेंगे तो जो डोमेन होगा वह रेंज बन जाएगा, और जो रेंज होगा वह क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा, आप डोमेन पढ़ा, परिसर पढ़ा, सहपरांत पढ़ा, और एक बात और पढ़ा कि जो डोमेन आर होता है वो सबसेट ए होता है, डोमेन बी होता है, जो
रेंज आर होता है वो सबसेट बी होता है, जो डोमेन आर होता है रेंज आर इनवर्स के इक्वल होता है, और जो रेंज आर होता है वो डोमेन आर इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसकी सहायता से आपको मैं बताता हूं कि उसका डोमेन क्या होगा, ठीक है ना, उसका रेंज क्या होगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसका डोमेन निकालता हूं, उसका रेंज मैं निकालता हूं। चलिए ठीक है, ले रहा हूं मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं सेट ए ले लिया, 1 2 3 4 है, मान लीजिए यही सेट है। एक सेट बी है, ठीक है ना, एक सेट बी है। सेट बी क्या है, मान लीजिए 3 4, मान लीजिए इसी में ले लेते हैं 2 4 5 6, यही मैंने ले लिया। ठीक है ना। एक संबंध आर है जो ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है ना, एक संबंध आर है, संबंध आर है जो कहाँ डिफाइंड है, ए से बी में क्या किया हुआ है, डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है, तो कैसे परिभाषित है, यक्स रिलेटेड है वाई, इसका मतलब क्या है कि यक्स प्लस वाई ग्रेटर देन मान लीजिए 4 है। यक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है तो यक्स रिलेटेड टू क्या है, वाई है। यक्स बिलोंग इनका है ए है और वाई बिलोंग इनका है बी है। तो अब इसको देखिए मैं कैसे हल कर रहा हूँ, इसका आपको निकालना है। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, को डोमेन निकालना है, इसको हम लोगों को रोस्टर रूप में लिखना है, गुण विधि में भी लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, कैसे देख लीजिए। पहले तो मैं निकालता हूँ, इसको गुण विधि में लिखूंगा और समुच्चय निर्माण विधि में लिखूंगा। ठीक है ना, अच्छा है तालिका विधि में लिखूंगा, सब विधि में लिख दूंगा। तालिका विधि में लिख देता हूँ, गुण विधि में लिख देता हूँ, इसका रेंज निकाल देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आर में देखिए कौन कौन तत्व होंगे, यक्स और वाई। यक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या है बताइए, मैंने बताया था यक्स रिलेटेड वाई का मतलब ये तभी हो सकता है जब यक्स वाई बिलोंग इन आर होगा तब। तो बताइए यक्स और वाई रिलेटेड टू वाई जब मैं निकालूंगा इसका मतलब यक्स वाई बिलोंग इन आर। तो बताइए यक्स और वाई, यक्स ए का तत्व है, वाई बी का तत्व है। ठीक है ना, तो ध्यान देना है आप लोगों को। ये बताइए यक्स वाई आर में कब होगा, जब ए और बी के तत्वों का योग क्या होगा, 4 से अधिक होगा। चलिए, ए का तत्व लेना है और बी का तत्व लेना है। ठीक है ना, क्रमिक युग में लेना है, ए और बी के तत्वों का ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, और जिनका योग 4 से अधिक होगा वह ऑर्डर्ड पेयर उस संबंध में होगा। तो चलिए 1 लीजिए, 2 लीजिए, यह यक्स हो गया, यह वाई, 1 और 2 3 हुआ ना, तो 3 4 से क्या है, छोटा है ना, तो यह इस संबंध में नहीं होगा। अब 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो अधिक हो गया ना, 4 से अधिक आ गया, तो 1 हो गया, 4 हो गया। 1 5 आएगा कि नहीं आएगा, 1 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 6 आ जाएगा, इसी तरह से 2 2 4 के बराबर आएगा, या नहीं होगा, 2 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर देखिए 3 और 2 5, 4 से अधिक है ना, मतलब क्या करना है, ये कह रहा है कि यक्स रिलेटेड टू वाई यानी ए और बी के जो तत्व हैं उनका जो क्रमित युग्म है वह आर में कब होगा, जब उन क्रमित युग्मों का योग 4 से अधिक होगा। तो सेट ए के तत्व और बी के तत्व का ऑर्डर्ड पेयर लेना है और वही ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो जिनका योग 4 से अधिक हो। तो चलिए मैं 2 लिया हूँ, 3 और 2 5 होता है ना, तो ये भी होगा 3 2 5, 3 और 4 क्या होता है, 7 होता है, ये भी इस रिलेशन में होगा 3 और 4। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 3 और 5, इसी तरह से क्या हो जाएगा, 3 और 6। ठीक है ना, वैसे ही बताइए 4 और 2 होगा कि नहीं होगा, 4 और 2, इसी तरह से बोलिए 4 और 4, इसी तरह से बोलिए 4 और 5, इसी तरह से 4 और 6 भी होगा। क्यों, क्योंकि इस क्रमित युग्म का योग क्या है, 4 से अधिक है। तो ये जो क्रमित युग्म है इनका योग 4 से अधिक है, इसलिए ये क्रमित युग्म क्या होंगे,
उस संबंध में होंगे। यह किस रूप में मैंने लिखा है संबंध को बताइए। इस संबंध को मैंने लिखा है तालिका विधि में। तालिका विधि में हम क्या करते हैं, सभी तत्वों को लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये तालिका विधि में लिखा है मैंने, तालिका विधि। अब इसी को मैं क्या करता हूं, इसी को मैं गुण विधि में लिख देता हूं, गुण विधि। देखिए कैसे लिख देता हूं गुण विधि में। गुण विधि में क्या लिखूंगा, आर, ठीक है ना, यक्स वाई सच डेट यक्स बिलोंग इन ए है, ठीक है, एंड वाई बिलोंग इन का है बी है, ठीक है ना, एंड यक्स प्लस वाई, अच्छा इसी में लिख देते हैं पहले, सच डेट यक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4 वेयर एक्स बिलोंग इन ए एंड वाई बिलोंग इन बी। ये मैंने किस रूप में लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया है आपको गुण विधि में लिखा है, ठीक है ना। अब मैं इसका क्या बताता हूं, डोमेन बताता हूं, रेंज बताता हूं, ठीक है ना। तो चलिए मैं डोमेन निकालता हूं। डोमेन आर क्या होगा, तो बताइए डोमेन कैसे निकलता है। जो भी उस संबंध में है, जो भी उस संबंध में क्रमित युग्म है, उनके जो पहले घटक हैं उनका जो सेट लेंगे वह डोमेन आर कहा जाएगा। तो पहला घटक आपको लेना है, नहीं पहला घटक है एक, तो सेट में हम 2 बार नहीं लिखते हैं, तो एक बार हो गया तो काम खत्म, 2, ठीक है। वैसे ही ऐसे ही ले लीजिए, 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। वैसे ही क्या हो गया, 4 हो गया, वैसे ही 4, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालिए, रेंज निकालिए भाई। रेंज आर क्या होगा, रेंज आर निकाल दीजिए। तो जो दूसरा घटक है उनका सेट ले लीजिए, दूसरा घटक। तो दूसरा घटक क्या है बताइए, दूसरा घटक क्या है, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। दूसरा घटक लेना है, 6 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। दूसरा घटक ले लीजिए, 4 5 6, 4 5 6। दूसरा घटक 2 भी आ रहा है, 3 2 होगा, 3 2 5, हाँ दूसरा घटक 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 4 6 5 यह जो होगा वह क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो मैंने डोमेन आर निकाला, रेंज आर निकाला। अब मैं को डोमेन निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं, सहपरांत मैं निकाल देता हूं। सहपरांत क्या होता है, तो जो पूरा सेट बी होता है, ठीक है ना, वही सहपरांत होता है, ठीक है। तो पूरा सेट बी लिख दीजिए, 2 4 5 और 6, ये क्या हो गया, सहपरांत हो गया, ठीक है ना। चलिए एक बात ये निकल गया। अब मैं इसी में और एक सवाल ऐड कर देता हूं आपको, और सवाल मैं ऐड ये करता हूं, आर इनवर्स में निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो आर इनवर्स देखिए कैसे निकलेगा। आपने आर निकाल लिए, आप आर निकाल लीजिए, आर आपने निकाला था। अब आर इनवर्स निकाल लेते हैं। तो आर इनवर्स कैसे निकलेगा बताइए, आर इनवर्स कैसे निकलेगा, जो आर के क्रमित युग्म है, जो आर में क्रमित युग्म है, उसमें जो प्रथम घटक है उनको बदल देंगे, आपस में बदल देंगे। प्रथम घटक को द्वितीय घटक बता देंगे और द्वितीय घटक को क्या बना देंगे, प्रथम घटक बना देंगे। तो पहले मैं आर निकाल लेता हूं, तब मैं आपको बताता हूं आर क्या क्या था बताइए। सेट ए में क्या थे, सेट ए में था, सेट ए में आपका था 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये देख लीजिए सेट ए में ये तत्व थे। अब एक बात मैं बताता हूं, आप निकालिए, 1 2 होगा, 1 4 होगा, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 2 नहीं होगा, 2 4 2 5 2 6, ठीक है। वैसे ही 3 2 3 4 3 5, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, 3 6, वैसे ही क्या हो जाएगा, 4 2, फिर क्या होगा, 4 4 4 5, और क्या हो जाएगा, 4 और
6 हो जाएगा। अब आर इनवर्स निकाल दीजिए। आर इनवर्स कैसे निकलेगा बताइए। आर इनवर्स निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि जो संबंध आर है उसके प्रथम घटक को द्वितीय घटक बना देंगे और द्वितीय घटक को प्रथम घटक बना देंगे। तो आर इनवर्स कैसे निकलेगा, 4 1 नहीं 5 1, उसी तरह से 6 1, उसी तरह से 4 2, उसी तरह से 5 2, उसी तरह से 6 2, उसी तरह से 2 3, उसी तरह से 4 3, उसी तरह से 5 3, उसी तरह से 6 3, उसी तरह से 2 4, उसी तरह से इसको बदलेंगे तो वहीं आएगा 4 4, इसको बदलेंगे तो आएगा 5 4, इसको बदलेंगे तो 6 और 4 आएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक उदाहरण लिया और उसका क्या निकाला, उसका मैं जो संबंध होता है संबंध को मैंने गुण विधि में लिखा, तालिका विधि में लिखा, उसका पारांत निकाला, परिसर निकाला, कोडोमेन निकाला, आर इनवर्स निकाला। तो मैंने एक सवाल बताया और आपको इतने सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है ना। चलिए, तो और मैं उदाहरण ले सकता हूं। चलिए देख लेते हैं और एक उदाहरण देख लेते हैं। संबंध का एक और उदाहरण देख लेते हैं। ए है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। बी है 1 2। संबंधों की संख्या बताना है, संबंधों की संख्या। ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बताना है। ए से बी में कितने संबंध होंगे ये बताना है आपको। तरह तरह के सवाल मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग हो सकता है प्रश्नावली को विधिवत हल करें। ए से बी में संबंधों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, संबंधों की संख्या बताइए। क्या मैंने बताया था, 2 के पावर m इंटू n, जहां पर m किसका तत्व होता है, a का, n किसका, b का। तो 2 के पावर 3 गुणे 2, 2 के पावर 3 दूना के 6, और 2 के पावर 6 कितना होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के कितना होता है, 64। 2 के पावर 6 माने 64। अर्थात a में 3 तत्व हैं, b में यदि 2 तत्व हैं, तो a से b में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे सारे संबंधों की संख्या पूछ सकता है, चाहे आपसे पूछ सकता है, स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए दे सकता है, सममित, संक्रामक, ठीक है ना। और उसको तुल्यता संबंध, फिर आपसे पूछ सकता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, ठीक है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए।